ओके अच्छा जी। सो सबसे पहले तो बच्चे एक बात डिस्क्लेमर बता दूं मैं कि वी हैव 6 चैप्टर्स। ओके 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स आपकी बुक का 60% कोर्स है, या 60 से भी थोड़ा सा वॉल्यूम में ज्यादा है। पहली बात ठीक है कि कोर्स 6 चैप्टर्स हैं। वी हैव 3 डेज, फ्राइडे सैटरडे संडे। रिवीजन वाले नॉर्मल क्लासेस कल दोपहर को मैं लूंगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। नॉर्मल क्लासेस कल मैं दोपहर को लूंगा, ठीक है। वो अपने कोर्स जो चल रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, वो डिटेल क्लासेस चल रही हैं। बट अगर कि आप रिवीजन क्लासेस की बात कर रहे हैं तो मैंने क्लास 9 और 10th में जैसे डिस्क्लेमर दिया था कि रिविजन्स इज स्लाइटली डिफरेंट, स्लाइटली क्या बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है आपके नॉर्मल क्लासेस से। तो अगर कि एक बच्चा ये माइंडसेट लेके आया कि नहीं भाई यहाँ पर बहुत डिटेल पढ़ाया जाएगा, तो यकीन मानो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी 8 जुलाई से। 8 जुलाई से स्टार्ट हुई थी हमारी क्लासेस और आज 6 दिसंबर है। हमारा अभी जो कोर्स है वो चल रहा है, यानी कि एंडिंग के करीब है। तो वी कैन से दैट कि इतने महीनों में और 3 दिन की क्लासेस में फर्क होता है, ठीक है। तो मेरे बारे में कुछ ऐसा या मेरे किसी टीचर के बारे में ऐसा स्केच मत बनाना कि इस टीचर ने बहुत तेज पढ़ाया है या ओवरव्यू दिया है या डिटेल नहीं बताया। तो वन शॉट रिविजन्स एक डिफरेंट सिनेरियो होता है, ठीक है, और पूरा कोर्स एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। सही हो गया, पहली बात ये क्लियर करो, ये डिस्क्लेमर है। ओके तो ट्रायल क्लास वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू या रिवीजन होगी, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन होती है जिसमें आपको ओवरव्यू करवाया जाता है। चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ्स है, ये ओवरव्यू क्लासेस हैं। इंग्लिश उर्दू भी ओवरव्यू है, ठीक है, जहन में रखिएगा। अच्छा जी, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपके पास ये है कि वरना वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर हैं वो अवेलेबल होंगे जो मतलब कि बैच के बच्चों, वो तो एक सिस्टम है लाइक वो चलता आ रहा है, आप उसमें देख सकते हैं। डिटेल्ड का टाइम फिर आपको बैच 2 में मिलेगा। बैच 2 का जो कोर्स है वो तकरीबन कोई 3-3.5 महीने चलता है और उसमें फिर मेगा क्लासेस ज्यादा होती हैं, 3-4 घंटे की, तो जिसमें टॉपिकल डिस्कशन के लिए टाइम हमारे पास ज्यादा होता है। डिस्क्लेमर सुन लो पहले मेरे से, सही है। अच्छा जी, इसके बाद दूसरी भी आपके पास ये है कि नहीं नहीं मनाहिल उसमें आप मत भेजो, उसमें हम खुद ही कर देंगे, आप छोड़ दो उसे। दूसरी बात ये है कि इन क्लासेस में जो हम लोग मार्क करेंगे गैस, ठीक है। तो डिस्क्लेमर उसके लिए भी यही है कि गैस विल ऑलवेज अ गैस। ये ना हो कि तुम किसी टीचर के बारे में या मेरे बारे में या किसी के बारे में भी तुम ऐसा स्केच बना लो कि नहीं भाई इसने बताया था नहीं आया। वी आर नॉट अ जादूगर, ठीक है, वी आर टीचर्स। हमारा काम सिर्फ ये है कि सिर्फ अंदाजे के साथ ये बता सकें, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चलता आ रहा है सिस्टम, बेस्ट है। लेकिन बैड लक और हार्ड लक का फैक्टर होता है। मैंने इस दफा पेपर बना के दिया था, बहुत से बच्चे इंप्रूवमेंट दे रहे थे फिजिक्स के, प्लान ए प्लान बी। पेपर या तो प्लान ए से आएगा टॉपिक से या प्लान बी से आएगा, सारा प्लान बी के टॉपिक से आया। दैट इज टोटली माई एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर जो चीज बताऊंगा, पिछले 6 साल से ये केपी की बुक पढ़ा रहा हूँ और साल में 3 दफा पढ़ाता हूँ, तो 18 दफा हो गई बुक, मतलब कि अभी इस दफा 20-21 दफा हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो क्लासेस होंगी इसके लिए एक नेगेटिव रिस्पेक्टिव कायम मत करना। ओके जी, सो ये हमारे पास सीन है। और हम लोग कह सकते हैं कि मेरी आदत है कि मैं बात करूंगा सही, लाइक कह सकते हैं कि फैक्ट में थोड़ा पीछे होऊंगा तो लाइट आ जाएगी इस पर, ठीक है, मैं खुद ही आगे आया हूँ। सो मेरी आदत ऐसी है कि मैं तुम्हें फैक्ट बता दूं, अब तुम्हारी मर्जी है, स्टे करना चाहते हो नहीं करना चाहते वो तुम्हारी मर्जी, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। बट द फैक्ट इज फैक्ट, फैक्ट द ट्रूथ इज ऑलवेज बेटर वाली बात है कि कड़वा होता है, लेकिन मैंने बता दिया कि तुम इस माइंडसेट से आए हो कि भाई मैं कुछ घोल के पिला दूंगा, तो ये नहीं, मैं तुम्हें ओवरव्यू दे दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, वन शॉट रिविजन्स करा दूंगा। तो ये बात अपने पास पल्ले से बांध कर रख लो, ठीक है। लड़के जेब में रख लें, लड़कियां दुपट्टे के साथ बांध के रख लें, परफेक्ट। अच्छा जी, सो ठीक है, मनाहिल बेस्ट हो गया। सो आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे। पास पेपर्स आपको कहीं पर नहीं मिलते नेट वगैरह पर, ठीक है, बात दबा दो। वो आपको आपके लिए मैंने अरेंज कर लिए हैं, आपको वो एक एक करके पास पेपर भी मिलना शुरू हो जाएगा तमाम सब्जेक्ट्स के। मेरी कोशिश ये है कि मैं सॉल्व पास पेपर भी प्रोवाइड कर दूं, या फिर मेरे बैच के बच्चे बहुत काबिल हैं माशाल्लाह से, लाइक वी हैव लाइक 531 वाली बच्ची हमारे पास है, 515 वाले। अभी जो इंप्रूव होगा रिजल्ट तो ये शूट करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये बच्चे हैं, ये बच्चे सॉल्व भी कर देंगे। तो ये सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये फैसिलिटीज है मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, जो मेरे पास में है। लेकिन अगर कि तुम कहते हो कि नहीं सर ये 3 दिनों में जो 6 महीने वाला काम है वो करवा दें, मेरे लिए नहीं पॉसिबल। अगर कि कोई और टीचर हो तो बच्चे मैं कुछ नहीं कह सकता, आप फिर उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, मेरे लिए नहीं, मेरे या मेरे किसी टीचर के लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। अच्छा जी, आते हैं अपने पॉइंट पर। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ओके, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आपको आपके पेपर ऐसे होंगे जैसे आपके पेपरों के लिए कोई आपका हाथ पकड़ के आपको चला रहा है। ठीक है, जैसे वो बच्चों के, तो मेरे लिए ऐसे बच्चे हो जैसे वो छोटा बच्चा होता है ना, नर्सरी जाता है, उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पेंसिल उस पर जो है ना ट्रेस कराते हैं नंबर्स पर। तो तुम लोग मेरे लिए वैसे हो, सही है, हर साल की तरह, कि तुम लोगों को ईच एंड एवरीथिंग मटेरियल, मेरे बच्चे, मेरे टीचर्स, मेरे से जितना हो सका हर पेपर से पहले तुम्हें मटेरियल मिलेगा। तुम्हें इस चीज का पता चल जाए कि हमारे इंस्टीट्यूट में बगैर मतलब के भी फेवर दी जाती है। सही है, अगर कि तुम हमारे से रजिस्टर नहीं भी कर सकते या नहीं करते फ्यूचर में, अभी 9-10 के बच्चों को फेवर दिया है, उनमें से सिर्फ मतलब कह सकते हैं कि 40% बच्चों ने या 45 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करी है, 55 ने नहीं की। हमने फेवर सबको दिए, इक्वली ट्रीट किया। तो तुम्हें यह सब कुछ हमारे से बेनिफिट मिलेगा, बस हमारे लिए दुआ करना। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या होता है कि सीन ऐसे का है, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है। ओके, एब्सेक्स वाले जो हैं लाइक कह सकते हैं कि मैं ये ओवरव्यू कराऊंगा। वी हैव लाइक कह सकते हैं कि 9 o'clock तक मेरे पास टाइम है, तो मैं पढ़ा सकता हूं, मतलब कि स्पीड में ओवरव्यू दे सकता हूं। सबसे पहले हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि टॉपिकल जो डिस्कशन में जो टॉपिकल नेम्स वगैरह हैं उनको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर है, अपने पास नोट करते जाना, पेन पेपर पकड़ लो, और मैं जितनी ब्रीफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस हैं वो भी साथ साथ मेंशन करने की कोशिश करूंगा आपके पास। ठीक है, ओके। सेंट्रलाइज पेपर होता है, सारे एपीएस का पेपर एक ही होगा। ठीक है, तो इसलिए तुमने जहन में रखना है कि तुम्हारा पेपर एक है और तुम लोगों ने उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, स्टैटिक्स, सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा आपके पास जो है सबसे पहले लाइक कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर कि एक चार्ज है उसको रेस्ट में पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट है। कूलम्स लॉ में हम लोग, मैं एक टॉपिक को ब्रीफ ओवरव्यू देता जाऊंगा, इसे वन शॉट रिवीजन हम लोग वैसे नॉर्मली कहते हैं। हमारे पास क्या होगा, कूलम्स लॉ में आपके पास क्या होता है कि जब आप दो चार्जेस को लेते हैं, मतलब कि आप डिस्कस करते हैं पॉइंट चार्जेस को और एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, तो या तो अगर कि वो सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अगर कि ऑपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो उनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगी वो उनके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। अगर कि उनके प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो रिपल्शन या अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगी, और अगर के कम होगी, वाइस वर्सा वाली बात है। दूसरी ये कि चार्जेस करीब हैं तो फोर्स कम होगी, चार्जेस दूर हैं तो आपके पास फोर्सेस जो है वो लाइक कह सकते हैं कि कम होगी, मतलब कि चार्जेस करीब होंगे, फोर्स ज्यादा, आपके पास फोर्स ज्यादा, चार्जेस का डिस्टेंस कम है, और अगर के डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्सेस आपके पास क्या होती है, कम होती है। इस चीज को आपने माइंड में रखना। तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप था, ये कूलम्ब ने दिया था। यहां से अगर के कोई क्वेश्चन निकल सकता है तो यहां से आपके पास ये जो कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया, मटेरियल मीडियम, अगर कि आपने कोई मीडियम लिया हुआ है तो वहां से सवाल आ सकता है। किस्मत की बात है, मतलब कि इसमें सवाल जो है वो अगर के, वैसे तो कूलम्स लॉ बड़ा बेसिक सा टॉपिक है, तो कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है या उसकी डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है कि आपके पास डायरेक्शन कैसे रिलेट करती है, मतलब कि यूनिट वेक्टर आपके पास जो डायरेक्शन शो करते हैं, जिसको R1 R2 1 वाला कॉन्सेप्ट होता है, यहां से सवाल आ सकता है। तो कूलम्स लॉ के लिए आप नोट कर सकते हैं कि अगर कूलम्स लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कूलम्स लॉ में ये जो मटेरियल मीडिया जब आप रखते हैं तो उसकी जो फोर्स होगी वो वाला टॉपिक, यानी कि वो क्वेश्चन आपके पास है, उससे सवाल आ सकता है। और बेसिकली कूलम्स लॉ एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, जो आप चार्जेस के दरमियान फोर्स को स्टडी करते हैं आसान तरीके से। जैसे 9th क्लास में आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, दो मैसेज होते हैं, उनके दरमियान में सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो आप M1 M2 को हटा के आप Q1 Q2 ले लो, और D या डिस्टेंस को हटा के आप R ले लो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारा वही है जैसे आपने Q1 Q2 लगाना है, और यहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है, जिसे K लिया जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं होगा। सो दैट्स अबाउट कूलम्स लॉ, इस चीज को माइंड में रखिएगा। परफेक्ट हो गया। और यहां से पेज नंबर 5 केपीके बोर्ड में कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया, ये लाइक टॉपिक जो है इससे सवाल निकल आता है। एपीएस वालों के पैटर्न से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एपीएस के बच्चे ज्यादा हैं, फताइया वाले बच्चे गिले शिकवे कर रहे थे, तो बेटा आपका कोर्स भी वही है तो आप भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं हर एक का जो है ना वो कोर्स उठा लूँ तो फिर मेरे लिए इसको कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, मेरे लिए क्या किसी के लिए, क्योंकि अगर फजाइया की डेटशीट फॉलो करूं और एपीएस की ना करूं तो वो आपस में मिक्सअप हो जाता है, तो आप थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। अच्छा जी, इन मटेरियल मीडियम, ये क्वेश्चन जो है
ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसका रिलेशनशिप वगैरह आ सकता है ये क्वेश्चन, या इसकी वेक्टोरियल जो डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है वो हमारे पास ली जा सकती है। इसके बाद आपके पास जो है ये सेकंड वाला लाइक जो आपके पास ना ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नॉर्मल सा टॉपिक है, वैसे तो इतना आसान टॉपिक नहीं आता, किस्मत अच्छी हो तो इतना आसान टॉपिक आता है। यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर रखिएगा कि कूलम्स लॉ का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का न्यूमेरिकल आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली नॉर्मली वी कैन से दैट के फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा चार्ज है जिसे सोर्स चार्ज कहते हैं, और एक छोटा पॉइंट चार्ज है टेस्ट चार्ज। जब आप उसको करीब लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि इस छोटे चार्ज पर बड़े चार्ज की कितनी फोर्स लग रही है। लेट्स से रिपल्शन है, तो अगर कि फोर्स ज्यादा है, फोर्स पर यूनिट चार्ज ज्यादा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास बेसिकली लाइक कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो फोर्स आपके पास लाइक कह सकते हैं कि इस पर लग रही है, ये फोर्स आपके पास बेसिकली इंटेंसिटी कहलाती है, मतलब कि शिद्दत को कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास जो है क्या होता है। यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये निकल सकता है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी तो है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है, क्योंकि ये फोर्स पर डिपेंड करती है। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी तो उसी डायरेक्शन में आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कंसिडर होती है। तो ये माइंड में रख लीजिएगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो ये बेसिकली आपके पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट टॉपिक बाय द वे, मैं जस्ट इसको ओवरव्यू कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ आपके पास, ठीक है। रिकॉर्डिंग बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर होंगी, तो नथिंग टू वरी, आपको मिल जाएगी। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपके पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात होती है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। दो पैरेलल प्लेट्स आपके पास कैसे होती हैं कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस आती है नेगेटिव तक, और लेकिन जो एंड में आपके पास क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस होती है वो बेंड हो जाती है। अगर कि आपकी दो पैरेलल प्लेट्स की लेंथ कम है, फाइनाइट लेंथ है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो साइड पर जो लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेंड होती हैं। दैट बेंडिंग इज कॉल्ड लाइक फ्रिंजिंग फील्ड्स। एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या थोड़ा सा माइंड में रखना। वैसे ये टॉपिक इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, आ गया तो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक चीज है, लेकिन अब मेरे हिसाब से लाइक ये इतना वो नहीं है। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल हैं बोर्ड के हिसाब से ना, वो जो एक्सरसाइज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वहां से कुछ अगर निकल गया तो ठीक है, लेकिन टॉपिक से नहीं निकलता, और हम लोग कह सकते हैं नहीं नहीं इससे कुछ नहीं होता। और इसके अलावा अगर कि आप मेटल सरफेस पर लेके आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। अगर कि आप प्लस चार्जेस को मेटल सरफेस पर लेके आते हैं, ये डायग्राम देख लो कि यहाँ पर ना बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर आप प्लस चार्जेस को लेके आए हो, यहाँ पर लाइट पड़ी है, प्लस चार्जेस को लेके आए हो, और ये मेटल सरफेस है। तो मेटल सरफेस क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक करती है आपके पास, ठीक है। मतलब कहने का ये हुआ कि हम लोग कह सकते हैं, अगर कि देखा जाए, सही आपको मिल जाएंगे बेटा, ये मनाहिल ये सारे बच्चे हैं बना देंगे। आपके पास अगर कि मेटल सरफेस है, ठीक है, और उस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जिस वक्त आप सोर्स चार्ज को प्लस चार्जेस को लेकर आएंगे तो वो क्या करेंगे कि वो फील्ड लाइन उसमें से गुजर नहीं सकती। जब गुजर नहीं सकती, इसका मतलब ये होता है कि वो जो मेटल सरफेस होती है, मेटल सरफेस के जो चार्जेस होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं, तो वो उसको ब्लॉक कर लेते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो मेटल या कंडक्टर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लॉक करता है, अलाउ नहीं करता। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हमारे पास। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे हिसाब से ना अगर देखा जाए तो वैसे आती नहीं है, क्योंकि ये कहानी है, ठीक है। एपीएस वाले जो है ना, अगर कि एपीएस और फजाइया के बच्चे अगर के यहाँ पर देखें, याद रखिएगा कि एपीएस वाले कहानियां नहीं देते, ठीक है। किस्मत अच्छी हो तो दे देते हैं। कहानियों में ये होता है ना कि डिफाइन या एक्सप्लेन या लाइक व्हाट, ये कहानी है, इसमें कहानी डालनी है तुमने। तो एपीएस वाले हमेशा व्हाई, हाउ, जस्टिफाई, इस किस्म के क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। मैं पार्ट रहा हूँ उनका, ठीक है, मतलब कि एपीएस का एक अरसे तक, और मतलब कि जिस वक्त ये पेपर बनाते थे, क्वेश्चन मंगवाते थे हमसे, तो हमें कहते थे यार व्हाई, व्हाट, हाउ, ये व्हाई, हाउ, जस्टिफाई, इस तरह के क्वेश्चन, इफ देन, इस तरह के क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। मतलब कि हमें दो क्वेश्चन, ये डिफरेंट स्कूल के टीचर से क्वेश्चन लेकर किसी का सर किसी का धड़ जोड़कर एक पेपर बना के दे देते हैं, ठीक है। और उसमें मिस्टेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ लेते हैं, और जल्दबाजी में या मतलब कि रिव्यू करने में ये अक्सर मतलब कि मिस्टेक्स करते रहते हैं। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना होगा कि डिफाइन वाले पूछ लेते हैं, लेकिन 100 में से 5% वाला हिसाब है। एपीएस की बात करो, एपीएस का प्री बोर्ड आपके बोर्ड से डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जो 2021 का 2022 का एग्जाम वालों का
था, यहाँ पर मोइज पता नहीं है या नहीं, मोइज के भाई वालों का था, ठीक है। इधर हमारे पास एक बच्चा है मोइज कियानी, अब मेरे ख्याल से अभी नहीं है, इसका भाई था, उनका था। वो इतना टफ पेपर था ना, लिटरली उसमें एक दो क्वेश्चन जो थे वो बीएससी लेवल के थे। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा जाने के बच्चों ये तो किताब में भी नहीं है, ठीक है, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बात ध्यान में रखना कि ये डिफाइन वाले क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। अगर आ गया एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करा रहा, अगर कि तुम लाइक कह सकते कि नहीं नहीं आप बोलें, तो किस्मत अच्छी होगी तो ये आएगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें फोटोकॉपियर मशीन है, जो जीरोक्स मशीन अक्सर आ जाती है, सिर्फ एक जीरोक्स मशीन आती है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आता है सिलीनियम का। सिलीनियम फोटो कंडक्टर जो है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो फोटो कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल आ जाता है कि हाउ द फोटो कंडक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जीरोक्स मशीन। जीरोक्स मशीन में वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या आपके पास जो वो ड्रम होता है वो उसका क्या मेन, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, वो किस्मत की बात है। लेकिन आपके पास जो एप्लीकेशन में फिर जो जीरोक्स मशीन है, फोटोकॉपियर मशीन, ये फिर इंपॉर्टेंट ली जा सकती है कि इसको थोड़ा सा ना तोड़ मरोड़ के सवाल बन जाएगा। तो ये सीन है। और इससे जो है ना, ये जो क्वेश्चन था कि जब आप इसके करीब लाते हैं तो ये इनसाइड आपके पास जो फील्ड ये होते हैं, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अक्सर मैंने देखा हुआ, क्योंकि मेरी नजर से पेपर में गुजरा हुआ है। अब किस साल की पेपर से गुजरा हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड में कोई पेपर नहीं होता। अभी मैंने पिछले जो बच्चे थे बैच के, उनको जो है वो लाइक कह सकते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुझे सेंड कर दिए। तो ये जो पेपर है, पेपर में ये इससे रिलेटेड इस तरह का कॉन्सेप्चुअल सवाल आ सकता है, तो ये ध्यान में रखेंगे बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या होगा कि जस्ट वेट, अच्छा ओके। सो असल में ना ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है जी, ओके। सो ओके चलो, ओके जी, राइट, परफेक्ट, सही, स्पीड स्पीड, परफेक्ट, ओके जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इसके बाद हमारे पास आता है गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि एक यूनिट एरिया से हमारे पास, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड। फातिमा वो फिर बात की बात है बच्चे, बोर्ड के लिए गैस लगाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। जब तक मैं चैप्टर वाइज पेपर के क्वेश्चंस फर्स्ट एनुअल के सेकंड एनुअल के नहीं देखूंगा, आराम से बैठ के सुकून से बैठ के, इसके लिए कम से कम मुझे जो अब बोर्ड के लिए गैस कह रहे हो, बोर्ड के लिए मैंने ये पेपर देखा है ना अभी आपका, जो ये लाइक एपीएस वाले पेपर मतलब कि माइंड में है, और अभी रिसेंट जो पेपर हुआ था माइंड में है, तो मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर क्या आप कहते हो कि गैस लगा दें बोर्ड के लिए, तो उसके लिए बेटा टाइम चाहिए। मैं कभी भी ऐसा गैस नहीं लगाऊंगा जिसमें मुझे मतलब कि ना डाउट्स हो, ठीक है। तो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, कम से कम 15 दिन, क्योंकि मैं पिछले इस साल के 2 पेपर, उससे पिछले साल के 4 पेपर देखकर हर चैप्टर के लिए डिवाइड करूंगा, फिर गैस बनाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए वेट करेंगे आप। अच्छा जी, इसके बाद क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर के मिसाल के तौर पर आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, एक वेक्टर, एक एरिया है, तो आपकी अगर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से गुजरती हैं, तो इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, बस जरा सा फ्लक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या होता है कि जब आपके पास एक एरिया है और उसमें हमारे पास लाइक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, सो द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। अब एरिया चूंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, वी नीड वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया कैसे बनाया जाता है कि आप जो है उसके साथ एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हो तो वो बेसिकली वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको आप वेक्टर एरिया कहते हो। यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपकी एक सरफेस के साथ जो है वो लाइक कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर एक मैग्नीट्यूड 1 का यूनिट वेक्टर होता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर के देखा जाए तो क्या होगा कि हम लोग मतलब कि ना यहाँ पर देखेंगे कि आपने वेक्टर एरिया का कॉन्सेप्ट लेना है या रिलेट करना है और उसको आपने यहाँ पर बताना होगा। तो आसान कहानी है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपके पास गुजरती हैं किसी यूनिट एरिया में से, तो उसको हम लोग कह सकते हैं वेक्टर एरिया में से, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब बेसिकली आपके पास अगर के नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा गुजर रही है उसमें से, तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कम गुजर रही है तो आपके पास मिनिमम होगा। और यहाँ पर बेसिकली इसका जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो है ना, लाइक थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मिसाल के तौर पर अगर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे, ये वेक्टर एरिया ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से ऐसे अंदर से गुजर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है अगर कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सामने और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सामने,
तो दोनों के दरमियान में 0 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्लक्स है। कंडीशंस आती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, इसकी कंडीशंस आ सकती हैं कि when will we get maximum flux, when will we get minimum flux, इस तरह से कंडीशंस आ सकती हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी 30% आउट ऑफ 100 है इंपॉर्टेंसी की। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंसी की मैंने लिखी भी नहीं है इसलिए, ठीक है। मतलब कि जो टॉपिक मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, लेकिन ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अहमद, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताओ कैसे हो? तो मैं क्वेश्चन ये टॉपिक लिखवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं वो लिखाऊंगा कि यार ये टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करके जाना। बाकी तुम लोगों का अपना नसीब है, अपनी किस्मत है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख लेना। और इसके साथ साथ जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये साथ ही ना प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो भी इसी में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी में आता है। इसके बाद आपके पास क्या होगा कि जो हमारे पास नेक्स्ट आएगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, या जीरोक्स मशीन की एप्लीकेशन में वो आ सकती है, लेकिन मैं उसको लिखवाता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं मेन सीन पे, गॉसेस लॉ पर। गॉसेस लॉ इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। गॉसेस लॉ आ सकता है, ठीक है। गॉसेस लॉ लाइक इस काइंड ऑफ दैट टॉपिक जो हर साल रिपीट करता है अपने आप को, एक साल छोड़ कर रिपीट करता है या रिपीटेशन होती है इन टर्म्स ऑफ लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस, इन टर्म्स ऑफ लाइक लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या एमसीक्यूज। मतलब कि ये लाजमी टॉपिक है, ये आपके पेपर का एक ऐसा कंपोनेंट है। आपकी बुक में तकरीबन कोई 16 टॉपिक है, 16 टॉपिक्स हैं, जिनमें से 18 टॉपिक, 18, ठीक है। इससे केपीके की बुक में 18 है। अब पिछली बुक में आपके पास जो है ना 17 थे, 16-17 थे 11 की बुक में केपीके में, जिनमें से लाजमी पेपर आता है, ठीक है। 18 टॉपिक, 18। तो गॉसेस लॉ इज वन ऑफ देम टॉपिक, ये ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो गॉसेस लॉ के बारे में ये देखना यार कहां से क्या आएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है कि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब क्या होता है कि गॉसेस लॉ बेसिकली आपके पास हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देता है। अब आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये बेसिकली गॉसेस बताता है, या गॉसेस लॉ हमें डिस्क्राइब करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गॉसेस लॉ जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके साथ लिख लीजिए कि ये शॉर्ट प्लस लॉन्ग प्लस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज वेल एज न्यूमेरिकल इससे, लेकिन न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग इसमें आ सकता है। आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है चार्जेस बताने के लिए। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर एक चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे पास आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो उस केस में आपके पास लाइक कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग जो मेजर करते हैं, तो ये बेसिकली गॉसेस लॉ हमें उसके बारे में हेल्प करता है। आपके पास कोई मसला नहीं है, बस रिलैक्स चिल मोड पे मीठे। अच्छा, तो गॉसेस लॉ हमें उस चीज में हेल्प आउट करता है कि बेसिकली क्या सीन है। अब ऐसे में इसकी 3 एप्लीकेशन हमारे पास ली जाती हैं। हमारे पास पहले तो इसकी अपनी डिराइवेशन है ना कि आपके पास फाई ई यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू लाइक कह सकते हैं कि क्यू बाय आपके पास एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि जो इसकी अपनी डेफिनेशन अपनी डिराइवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है या दी जाती है। जो हम लोग कहते हैं कि यार अगर एक चार्ज लिया हुआ है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा वो बताएं, तो ये उस तरह से भी पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद इसकी एप्लीकेशंस, पहले नंबर पर इनसाइड द कंडक्टर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब याद रखिएगा कि अगर के किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मिसाल के तौर पर आपके पास चार्जेस को सरफेस पर रखा गया है, एक कंडक्टर है उसकी सरफेस पर आपने क्या रखना है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ओके, सीन क्या होगा कि हमारे पास जो है वो लाइक कह सकते हैं कि अगर के एक कंडक्टर हमारे पास है और उसकी सरफेस पर आपने चार्जेस को रखा हुआ है, तो आपके पास प्लस चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी, अंदर की तरफ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि कंडक्टर कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ नहीं करता पास करना। एक मिसाल के तौर पर आपके पास एक मेटल शीट है, ठीक है, और वो उसका घर है आपके पास, ठीक है, और उस पर एक वो घर है और एक दूसरा लकड़ी का बना हुआ घर है। खुदा ना खास्ता दोनों घरों के ऊपर क्या होता है, आसमानी बिजली, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, व्हाटएवर जो भी आप कहते हैं वो गिरती है। तो अगर के आपने अपने मेटल शीट वाले घर को टच नहीं किया हुआ और आप सेंटर में बैठे हुए हैं और दूसरा भी लकड़ी का घर है और आपने टच नहीं किया हुआ,
तो लकड़ी वाले घर में आप मतलब कि ना घर सारा जल जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लाइक कह सकते हैं कि विगरस अटैक होता है चार्जेस का। और ये वाला जो घर होगा इसमें क्या होगा कि सरफेस जो चार्जेस होंगे वो सारे के सारे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और वो सारे के सारे जमीन में ग्राउंड हो जाएंगे, मतलब कि वो अंदर हिट नहीं कर सकते। इसी तरह से जो जहाज होते हैं, एरोप्लेन होता है, इन पर जब आसमानी बिजली अक्सर गिर भी जाती है, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दी हुई है, तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर नहीं सकती, उसमें से पास नहीं कर सकती, वो सरफेस पर फैल जाती है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि ये बेसिकली हमारे पास इसी की गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन ना है। पहली एप्लीकेशन ये है। दूसरी ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक थिन शीट ऑफ चार्जेस है। थिन शीट ऑफ चार्जेस का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने चार्जेस को प्लस चार्जेस को इसी तरह से मतलब कि स्पेस में या मतलब कि ना इस तरह 2D में रखा हुआ है। तो आप क्या करते हैं कि एक सिलेंडर शेप में वो लेते हैं, लेट से आप मतलब कि सरफेसेस को एज्यूम करते हैं, मतलब कि ना लाइक कह सकते हैं कि जैसे आप सिलेंडर बनाते हैं और उससे आप गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब बच्चे से कंफ्यूज ये होते हैं कि गॉसियन सरफेस क्या होती है। गॉसियन सरफेस वो सरफेस जहां पर आप गॉसेस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास ये किसी भी शेप की क्लोज सरफेस होनी चाहिए, किसी भी शेप की हो सकती है। तो गॉसियन सरफेस इज दैट सरफेस वेयर यू कैन अप्लाई अ गॉसेस लॉ, ओके। तो ये सीन है। तो ऐसे में हमारे पास जो है यहाँ पर हम लोग उसको अप्लाई करके सॉल्व करते हैं एंड दैट्स इट, वी कैन लाइक गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर मतलब कि ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कहा जा सकता है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला देके डिराइव करने का कहा जा सकता है। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ पर वैलिड होती हैं, इस चीज को आपने ध्यान में रखने की वो है। आयशा, प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? F6 वालों का माइंडसेट थोड़ा पढ़ना मुश्किल होता है। उसकी रीजन ये होती है ना कि मैंने जितना सीखा है, लाइक मेरा अपना एक्सपीरियंस हो गया है तकरीबन कोई 13 साल का या 14 लाइक 14th ईयर मेरा जा रहा है, ठीक है। और मुझे एपीएस वालों के साथ तकरीबन कोई 7वां साल है, 8वां साल, 7 साल हो गए, 8वां साल 2024 है ना, तो 7-8 साल 8वां साल है, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली जो चीजें देखी है ना। तो फेडरल बोर्ड की मिसाल ऐसे है जैसे एक दरिया चल रहा होता है, फ्लो होता है, फ्लो का पता होता है कि पानी वहां से आ रहा है और पानी ऐसे जा रहा है। F6 का पेपर कैसे आता है, F6 का फ्लो कैसे होता है? यहां से ही पानी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है और यहां से भी। समझाने की कोशिश करो, मुझे जो लगता है अब पानी जो है ना 3 जगहों से मिलकर जो है ना अब किस तरफ किस सिंक में जाएगा ना, वो फ्लो डेवलप करना या प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी क्लास 9 के लिए मैंने प्रिडिक्ट किया था, तो ऑनेस्टली मतलब कि मुझे जो लगा है, मतलब कि मैंने वो उसका एनालिसिस भी दिया था, 75% मेरा गैस लगा, 75%, ठीक है। F6 का 10th वालों का गैस अच्छा लग गया, सही है, मतलब कि वो उनसे ज्यादा था। लेकिन 9 का कोर्स नहीं था, ठीक है, मतलब कि फ्लो नहीं बन रहा था ना कि यार ये कैसे देंगे पेपर। तो पेपर बड़ा चेल आया था, बच्चों का पेपर अच्छा हो गया। लेकिन तो मैं आप लोगों के लाइक कह सकते हैं कि यहाँ पर आप एपीएस में टीचर, मैं एपीएस में टीचर था किसी जमाने में, 5 साल मैंने टीचिंग की एपीएस में, और उनके माहौल में उनके सारे सेटअप में रगड़ा खाया। इसीलिए मेरे पास एपीएस का यूनिफॉर्म होता है रील्स में, वो मेरे छोटे भाई का है, ठीक है। तो मैं एपीएस वालों को ही, क्योंकि मैंने एपीएस में वक्त गुजारा, तो मेरे पास एक्सपीरियंस एपीएस और फजाइया का बहुत ज्यादा है, ठीक है। लाइक एज अ स्टूडेंट में उनके कल्चर को देखा हुआ है, एज अ टीचर भी उनके कल्चर को देखा हुआ है, डीपली एनालाइज किया हुआ, हर बंदे की साइड को समझता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, छोड़ दे एलर्जी है भाई, तुम मतलब कि क्या कर रहे हो भाई? शादी सेंटर वाले अब्दुल्ला क्यों बन रहे हो? कह रहा है सर आपके फेस पर एलर्जी है। भाई शादी मेरी हो चुकी है, शादी सेंटर वाले ना बनो, तो तुम्हारे फेस पर एलर्जी होगी तो मैं कोई रिश्ता नहीं देगा। हो गया मेरा रिश्ता। अब्दुल्ला क्या हो गया बेटा? हाँ जी, क्या हो गया भाई? हाँ देखता हूँ खाना, ठीक है, बिल्कुल सही है, ओके। मैं आपके स्टूडेंट थी अरीशा हुसैन, स्कॉश वाली तो नहीं है? तुम्हारी बड़ी बहन भी थी मायरा हुसैन, ठीक है, स्कॉश तो खेलती थी, ठीक है। अरीशा हुसैन, मायरा हुसैन, 2 सिस्टर्स थी, ठीक है। तुम्हारे बाबा जो हैं वो थे एयरमैन, उससे मतलब कि जो आगे वो होते हैं, क्या होता है वो, एक तो वो होते हैं, मैं जानता हूँ भाई, दाढ़ी वाले जो है, सही है, ओके, सही है, ओके, मुझे याद रहता है बच्चे, मैं भूलता नहीं हूँ, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही है, हाँ जी, हाँ हाँ वही है, मतलब कि वही वही है, ठीक है। आप कहाँ से हैं बेटा? मैं बेसिकली पिशावर में पैदा हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन हूँ नहीं पिशावर से, सही है, ओके। सो इधर देखते हैं, आपके पास गॉसेस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कहा जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि मतलब कहने का ये हुआ कि अगर के देखा जाए तो क्या होगा कि बेसिकली अगर के हम लोग दें ना, मतलब कि आप इस गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस को अच्छे से कर लें, डेरिवेशन को कर लें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इधर से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। मैंने गॉसेस लॉ को लिख दिया है इंक्लूडिंग इट्स एप्लीकेशन, दैट्स इट। तो ये हमारे पास ही ना और क्वेश्चन आपके पास, ठीक है, ओके, क्या बात है जी। इसके बाद आगे आ जाएंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्चुअल चीज है कि मिसाल के तौर पर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक चार्ज पर आप बर्डन करते हैं, ठीक है।
आप एक चार्ज पर वर्डन करते हैं तो मतलब कहने का ये हुआ कि आप क्या कर रहे होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। एक प्लस चार्ज है, प्लस और माइनस के दरमियान में आपने उसको रखा हुआ है। लेट्स से अगर कि आप प्लस को प्लस की तरफ मूव करते हैं तो आप वर्डन करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। पोटेंशियल इस सॉर्ट ऑफ एबिलिटी को कहा जाता है। मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर लेट्स से एक बच्चे की एक्स की एबिलिटी वाई से ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये कह सकते हैं कि उसका पोटेंशियल, उसकी एबिलिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज्यादा है। सो व्हेन द लाइक कह सकते हैं कि चार्ज की एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका पोटेंशियल ज्यादा। इसी तरह से फिर आप मतलब कि रिलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास आएगा फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब आप उसके अंदर फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि वो जो डिस्प्लेसमेंट होती है, अगर के पोटेंशियल चेंज होता है तो उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हो। डिफरेंट पॉइंट्स पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो डिराइव वाला टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। तो इसको जरा देख लेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा, फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जरा कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है, बिकॉज दिस टॉपिक इज सॉर्ट ऑफ इंपॉर्टेंट या लाइक हॉट टॉपिक आपके पास है। ये बेसिकली इस तरह से आता है, डिराइव माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो ये सी आपके पास आएगा, सी सेट हो गया, ओके जी। तो इसके बाद आप आगे जाते हैं। बिल्कुल ग्राफ वगैरह नहीं है लेकिन आपके पास आ सकता है। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस थोड़ी बहुत नॉलेज रखना, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट लाइक फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैं फिर हॉट टॉपिक भी मार्क करा दूंगा, लेकिन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है ना, ये शॉर्ट के लिए थोड़ा बहुत देख लेना। पोटेंशियल आपके पास आता है, ठीक है, सरफेसेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन, ओके राइट, ये नोट कर लो इसे। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है 6, ठीक है। 6 आपके पास क्या होगा? बिल्कुल नहीं, ग्राफ आपको नहीं, किस टाइप का ग्राफ आपके पास जो है अगर के ड्रॉ करते हो वो एक अलग स्लोप वाली कहानी अलग है आपके पास, डिपेंड करता है आपके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, वो फिर डिपेंड करेगा, ठीक है, ओके। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये टॉपिक लॉन्ग के लिए आ सकता है, इस तरह की शक्लों के टॉपिक आते हैं। जो ये टॉपिक है ना, ये पेज 29 पर, ये लॉन्ग वाला टॉपिक है। अब तुम्हारे टॉपिक थोड़े से इसमें आने शुरू हुए कि जो आ सकते हैं। मैं हॉट टॉपिक क्लास में मार्क करा दूंगा, बाकी तुम्हारा अपना नसीब है। लेकिन पेज नंबर 29 पर जो यहाँ पर टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यार ये लॉन्ग के लिए टॉपिक है, अच्छा तो ध्यान में रखना, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की तरह से टॉपिक है। तो इस चीज को थोड़ा सा करके जाना, क्योंकि ये लॉन्ग के लिए गॉसेस, अगर किसी चैप्टर से गॉसेस ना आया फिर ये आ जाएगा, अगर ये ना आया तो फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा। तो एक लॉन्ग निकल जाता है आपके पास, ठीक है, ओके। सो ये सीन है, बरीना हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएंगे आपको, ठीक है, ओके जी भाई, ठीक है, या खैर है बेटा, खैर है, ओके, टेंशन नहीं लेनी तुमने। इसके बाद आगे आ जाओ, सही है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। वोल्ट का नाम सुन के लोग बहक जाते हैं, और वो किस पर मार्क करते हैं? पावर पर, वो उस पर पोटेंशियल डिफरेंस पर मार्क कर देते हैं। सो एनर्जी जो है वो वर्डन के साथ रिलेट करती है, तो जाउल इसका यूनिट होता है। अभी लाइक कह सकते हैं कि ये मैंने जो एनालिसिस दिया था सेकेंड एनुअल के MCQs का, बोर्ड MCQs का, टाइम हो तो फिर बंदा काम भी करता है। हर लाइक पिछले जो फर्स्ट एनुअल मेरे पास टाइम नहीं था, बच्चे कहते हैं कि सर ये MCQs आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं। मैंने प्रूफ के तौर पर ये इस किताब की तस्वीरें लगाई हैं, ठीक है, वो फ्लैट पैनल पे वीडियो देख लेना, मैंने बड़ी डिटेल में बनाई थी कि यार आपके ये MCQs जो आए हैं, ये पेज नंबर इस से और इस लाइन से ये MCQs उठाया गया, ठीक है। तो आपके MCQs उठाए इस बुक से ही जाते हैं, जस्ट थोड़ी शेप बदल जाती है उनकी, ठीक है, तो इसलिए माइंड में रखना, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। फहद मिल जाएंगे आपको, पास पेपर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी बेटा तुमने, ठीक है। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट MCQs के लिए इंपॉर्टेंट था। कैपेसिटर चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, आगे चलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, आगे चलते हैं। लाइक कैपेसिटेंस, एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज वाली बात है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक ये टॉपिक है जो कहा जा सकता है, जो मैं लिख देता हूं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये, और इसके साथ साथ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये दो टॉपिक है।
35 वाला टॉपिक, 35 पेज वाला आपके पास, ये टॉपिक भी लॉन्ग वाला टॉपिक है, समटाइम शॉर्ट में भी आ जाता है, मतलब कि लॉन्ग के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये टॉपिक है कि ये और एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर। तो इसको यार न्यूमेरिकल के बारे में वलीद में थोड़ा सा रिस्क नहीं लेता, न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है, फॉर्मूले दिए होंगे शहजादे, उसकी वजह बताता हूँ क्या है कि न्यूमेरिकल वाले ये गलती मैंने की हुई है कि यार ये न्यूमेरिकल टीचर मार्क करा देते हैं। अगर कि तुम्हारा बोर्ड पंजाब होता और तुम्हारा स्कूल होता कोई दूसरा, ठीक है, शुबाना 3 स्टार मॉडल स्कूल होता तुम्हारा मिसाल के तौर पर, तो फिर तो मैं तुम्हें गिन के दिखा देता, या पिशौर बोर्ड की बुक होती है, पिशौर बोर्ड का कोई स्कूल होता, मैं गिन के तुम्हें बताता कि ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं, हर चैप्टर में 3-4 न्यूमेरिकल होते हैं जो आते हैं बार बार। लेकिन फेडरल बोर्ड और एबीएस वालों का कुछ नहीं पता, मैं अगर मार्क करा के अपने आप को इंसान नहीं पाता, ठीक है। तो ये जो है ना कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट में लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मैं अगर तुझे बता दूं और अगर कि वो ना आया तो तुमने मेरे पीछे AK-47 लेके घूमना है, ठीक है। तो वो रियल लाइफ में बेटा वो हो जाएगी, हमने अपने वक्त में IGI गेम खेली भी है ना, तो तुम मेरे पास जो है ना वो हो गए यार ये बंदा बताओ मुझे, इसको तो मैं जरा सफा या हस्ती से मिटा दूं। ओके, ये ना लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है कि आ सकता है, तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये टॉपिक वैसे तो नॉर्मली जो APS वालों का मूड होता है उनका पता नहीं चलता, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। इसी तरह से एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये नोट कर लो, ठीक है। ये बेसिकली ना इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आ सकता है, ये पेपर होगा तो फिर देखेंगे, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, पास पेपर मिल जाएंगे यार, मिल जाएंगे, फहद क्या हो गया यार, चौधरी साहब रहम करो यार, थोड़ा सा वो करो, हौसला रखो, पास पेपर तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे हम, पास पेपर भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे, MCQs भी मिल जाएंगे, और क्या चाहिए भाई तुझे, MCQ देता है, सबर तो कर ना। ओके, लास्ट टॉपिक है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये कुछ टॉपिक्स हैं, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी इसके सामने कम है, इसकी कम है प्रोबेबिलिटी, ये आपके पास है, ठीक है, मतलब कि लाइक कह सकते हैं कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, सही हो गया। और ये टॉपिक जो है ये मतलब कि ना मैं परसेंटेज लिख के दे सकता हूँ कि कितने कितने परसेंटेज है। अगर इस टॉपिक की बात करें इसके सामने, तो ये आपके पास है लेट्स से 45%, ये है 55%, ठीक है। ये इसके साथ मतलब कि ना आपस में लिंक्ड है, जो एक सिचुएशन चलती आ रही है यार, ये टॉपिक मतलब कि ना किस टॉपिक का मतलब कि ना जब एग्जामिनर पेपर बनाता है तो उसकी ये सोच होती है कि यार ये टॉपिक अगर दे देंगे तो फिर ये नहीं देते, या ये टॉपिक शॉर्ट में देते हैं, ये टॉपिक लॉन्ग में देते हैं, इस तरह से बात है। तो फिर जब कंपैरिजन आता है तो वो कहता है यार चल यार इस टॉपिक को पिक करते हैं, इस टॉपिक को कैपेसिटर से हटा देते हैं, तो ये फिर इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये चीज है। ओके, नहीं यार मैं नहीं पठान भाई। ओके, सो यहाँ पर इसके बाद लास्ट में आपके पास है ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये लॉन्ग में अक्सर आता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाला टॉपिक है, तो ये 9 टॉपिक मैंने इनलिस्ट कर दी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वाली जो बातें हैं शॉर्ट के लिए हैं, लेकिन मैं नहीं लिखवा रहा, वो बंदे को थोड़ी बहुत खुद भी पता होती है कि यार ठीक है बस रीड आउट करके चला जाता हूँ। तो ये बेसिकली आपके पास ना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर जो है वो बेसिकली आपके पास क्या आएगा, ये बेसिकली आपके पास शॉर्ट तो नहीं, मैं लॉन्ग लिखवा देता हूँ, तो लॉन्ग के लिए तुम फिर पूरा कर दोगे। अच्छा याद रखना कि इस टॉपिक के लिए एक बात है कि ये टॉपिक बुक में नहीं लिखा हुआ, सही है, मैं तुम्हें अभी से बता दूं कि ये टॉपिक तुम्हें मैं प्रोवाइड नहीं कर दूंगा, चलो सही है। ये टॉपिक जिस तरह मैंने करवाया ना, अगर के बोर्ड में आया चलो ठीक है, मतलब कि मान लेते हैं कि इधर नहीं आता ये टॉपिक, ठीक है, मान लेते हैं ये टॉपिक इधर का नहीं है मिसाल के तौर पर, तो ये फिर बोर्ड में आता है। अगर के बोर्ड में आएगा तो तुमने उस तरह करना है जैसे मैंने करवाया है, सही है। मैंने कैसे करवाया है, मनाइल जरा ये टॉपिक शेयर कर दो, सही है, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि एक टॉपिक के लिए, इस टॉपिक के लिए मैंने मेरे ख्याल से 4 दिन लगाए थे या 5 दिन लगाए थे, कम से कम 3-4 दिन थे, इससे ज्यादा लगे हो तो मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत टाइम लगा था, ठीक है। ओके 4 डेज अहमद कह रहा है, ओके मेरे नोट्स में है, ये मनाइल के नोट्स में भी है, तो मैं टॉपिक भी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये तो मैं ऐसा करो कि जरा लेक्चर जो है ग्रुप में शेयर करो, हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये आपने मेरे तरीके से करना है, ठीक है, जिस तरह मैंने कराया आपने उस तरह करना है, तो बस यहां तक परफेक्ट हो गया। अच्छा इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन जरा कर लेना, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना,
ये जरा देख लेना, इसमें पोलराइजेशन वाला जो क्वेश्चन है ना, पोलराइजेशन वाला क्वेश्चन, वो थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा नहीं है यहाँ पर, कुछ चीजें लिखी नहीं है, ऐसा ना हो कि तुम बस डायरेक्ट स्किप करके आगे चले गए हो, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं तो तुमने यहाँ पर देखा और मतलब कि तुमको कि पोलराइजेशन वाला लेक्चर बिल्कुल भी नहीं था, तो वो शॉर्ट के लिए मैंने देखा हुआ है एपीएस के एग्जाम्स में, ठीक है। फजाइया वालों का पेपर आसान होता है, एपीएस वालों का पेपर थोड़ा सा ना वो करते हैं, वाकई में एसएलओ बेस्ड होता है, ठीक है, तो वो वाकई में पेपर देते हैं। लेक्चर का वीडियो प्रोवाइड कर दें प्लीज, मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी। अभी वो अरीशा शेयर करती है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ वो। यार ये लोग पता नहीं, मीटअप का बोला था आपने दिसंबर में, मैं आ रहा हूं, मैं इस सेकेंड ईयर की वाहिद क्लास है अभी सबसे पहले अनाउंस करने जा रहा हूँ लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में, जिसमें फ्राइडे सैटरडे संडे में इस्लामाबाद में होगा। एक दिन रख लूंगा वहां पर, 2-4 बच्चे आ जाओ, 2-4 बच्चे ज्यादा नहीं, वहां पर मिल लेंगे, ठीक है। मुझे ये जिस्मा क्या है, मैं तुम्हें अपनी ये सीनियर बच्ची बताता हूँ जो अभी गए हमारे से निकल गई है, ठीक है। ये मीटअप का बोला था आपने दिसंबर में, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, जो बच्चा इस्लामाबाद का है, पिंडी का है, मैं एक जगह बता दूंगा, अभी जगह डिस्क्लोज नहीं करता, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी अनाउंस कर दूंगा, लेकिन कोशिश करना ज्यादा लोग मत आना, ठीक है, क्योंकि मैं सीधा साधा सा आदमी हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई ना सिक्योरिटी ना कुछ वो सिस्टम है, 10-12 लोग हों तो बस काफी है, ठीक है, बस बात दबा दो, आगे नहीं आना। इस्लामाबाद में क्यों? क्योंकि इस्लामाबाद में ज्यादा आपके पास, ठीक है। इंस्टा पर अनाउंस करूंगा, लेकिन मेरी दुआ है कि लोग ना आए, ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा लोग आए तो फिर कुछ अल्लाह ना करे कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। मैं दिन दे दूंगा और अपने साथ में शर्ट्स लेके आऊंगा, ठीक है। नाम जितने बच्चे आए हुए ना, मैं नाम डाल दूंगा, उनके वीडियो बनाऊंगा। हमारी मैकियंस की जो शर्ट्स हैं जी पब्लिश हो गई हैं, अभी लॉन्च नहीं करा, ठीक है, उसके लिए वेट कर, वो फिर मैं नाम डाल के, ठीक है, और जो बच्चों के नाम निकलेंगे 5 शर्ट्स निकलेंगे, 5 या 10 कर लेंगे, चलो ठीक है, तो कर लेंगे। बाकी सिटीज वालों का क्या कसूर है यार, मैं क्या करूं भाई, इस्लामाबाद में ज्यादा लोग हैं, पिंडी में ज्यादा लोग हैं, मैं खुद इस्लामाबाद में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो इसलिए वहां पर फिर मैं रेगुलर मीटअप्स वगैरह करा करूंगा, ठीक है। वहां से बाकी लोगों को आना करीब होता है। अच्छा जी, जरा वो कर दो, आप इंट्रोवर्ट हैं, मैं सॉर्ट ऑफ, मैं नेचुरली अपनी नेचर से इंट्रोवर्ट हूँ। मेरे सामने जो फिजिकल स्टूडेंट है, इनको पता होगा कि मैं स्कूल में भी जब रहता था मैं सीरियस रहता था, किसी से बात नहीं करता था, लेकिन प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है, बोलना पड़ता है, ठीक है, बोलने की जॉब है मेरी, ठीक है। लेकिन आई एम अ कीन ऑब्जर्वर टाइप पर्सन, मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, इसीलिए रील तुम्हारे साथ रिलेट करती है, ठीक है। मेरी रील रिलेट क्यों करती है, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, ओके। क्लास में यार बनना पड़ता है ना, बस बात ये है, बाकी तो वो नहीं है। तुम बेटा मनाहिल क्यों मेरे साथ पंगे ले रही हो? शेयर करो ना वो लेक्चर जरा शेयर करो, ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग मैं बच्चों को फॉरवर्ड करो, ओके। हाँ तो अहमद करना बच्चे, ठीक है। वलीद क्या कह रहे हैं बेटा? सर स्वात आज मैं भी घूम के आया हूँ, कलाम और स्वात में अगस्त के महीने में स्वात और कलाम घूम के आया हूँ फैमिली के साथ, ठीक है। रियली लाइक योर पर्सनैलिटी, जज़ाकल्लाह बच्चे, थैंक यू, ओके। सो वलीद बेटा बोलना, क्या कह रहा है, बोलना हल्के हल्के बेटा, बोल दे, फिर मैं अगले चैप्टर पे जाऊँ, अगले चैप्टर पर, ठीक है। हालात ने एक सोच बना दे सर कराची आ जाए, यार कराची का चांस है मेरे पास, क्योंकि वो जैना बरहम जो है ना, वो उसने बड़ा जोर लगाया था, वो इंशाल्लाह आऊंगा कराची, लेकिन मैं आऊंगा वाइफ के साथ, उनको कराची दिखाना है मैंने वाइफ को, बिल्कुल देखें, आवाज भी बाइक से दे दी है। भी ना ये 2-3 साल, 4 साल जो एनुअल लीव होती है वो पाकिस्तान के अंदर घूमूंगा, अगले चैप्टर के लिए वेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ। यार ये वही सारे ही कर, मतलब कि ना है ही सारे 10 वो है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से कहते हो, एक फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, 5, 1 2 5 6 7 8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वी पोटेंशियल वाला, वो इस तरह से सवाल आता है, 8 और 9, बस ये पीछे रह क्या गया है, ये सारे ही मतलब कि घुमा फिरा के आते हैं, ओके जी। आपके पास कोई मसला नहीं है, मैं टेंशन ना ले बस, ठीक है। ये लॉन्ग के लिए भी मैंने लिख दिए हैं, ठीक है हिबा, ठीक है ब्रो, मैंने लिख दिए हैं। तो अगले चैप्टर पर जाते हैं, थोड़ा सा सांस बराबर कर रहा हूँ, अगला चैप्टर छोटा है, ठीक है, तो बस वो कर देते हैं, ओके। कराची विजिट करूंगा ब्रो, कराची विजिट करूंगा, अपना सेटअप एक्सपेंड करना है ना, तो हमारे जो ऑन साइट सोच बदवा मैक की जो हमारी इंस्टीट्यूट की जो ऑन साइट होंगी अकेडमीज, तो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये पाकिस्तान के अंदर है,
फिर उसके बाद कुवैत और फिर जद्दा, मतलब कि जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा हैं वहाँ पर हमने फोकस करना है। तो ये कराची में इंशाल्लाह आने वाले इस साल या उससे अगले साल हमारा चांस है कि मैं उधर आऊँ। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। और ये वाला टॉपिक, ये 3 टॉपिक मुझे लगते हैं, 3 टॉपिक अगर के एक में से भी ना आया तो पीछे मेरे लाइक बंदूक लेके मत आना, लेकिन ये 3 टॉपिक मुझे बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ना अब तुम्हारी अपनी किस्मत है, लेकिन ये 3 टॉपिक से हर साल कुछ ना कुछ आ जाता है, रिपीटिशन होती है ना 3 टॉपिक्स जो है। और इक्विपोटेंशियल सर्फेस का शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर के ये एक दूसरे के जिद है, ये और ये एक दूसरे की जिद है, 8 और 7 एक दूसरे की जिद है, मतलब एक दूसरे के लिए वो है हमारे पास। ठीक है, तो ये सीन है। बुक की साइज की भी सॉल्ट, हाँ वो बुक के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में तुझे दे देता हूँ बेटा, टेंशन क्यों लेते, मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भेजता हूँ। ये मनाहिर ऐसा करो, बिस्मा के शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भेजो, तो ऐसा करो कि जो वो है मेरे नोट्स में है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, मैं क्लास खत्म करने के बाद शेयर करूंगा ट्रायल ग्रुप में, बाकी ग्रुप्स में। और मैं किस ईयर आपकी उंगली पकड़ के लेके जाएंगे आपको सेंडअप्स के आखिर तक, टेंशन क्यों लेते हो, हर चीज मिलेगी भाई, टेंशन ना लो। बिस्मा वाले ठीक है, नोट्स में है, बिल्कुल सही है। अहमद आप ट्रायल ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हो, अहमद अगर के वो हो तो ठीक है। बुक के एमसीक्यू भी सेंड कर दें, मनाहिल बुक के एमसीक्यू भी सेंड कर दो, ओके। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। मैं अगले चैप्टर के लिए थोड़ा सा वो मैं थोड़ा सा इधर उधर कर रहा था, अगले चैप्टर पे जाते हैं। अगले चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास आती है, जो लगती है मुझे, एक तो इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, ओके। सर एपीएस स्वात में मीटअप रखें, एपीएस स्वात में जानता कोई नहीं है यार मुझे, अब ऐसी जगह पे आके जो है ना वो क्या करेंगे भाई। ओके, सर काइंड लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट कर दें, 3 जिनका ये मैंने मार्क किए हैं बेटा, ये 8 नंबर मैंने रेड वाले जो है ना, रेड वाले, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हैं। किस्मत इज योर्स, मतलब कि अगर ये इधर ना आए तो फिर प्री बोर्ड में आएंगे, ये बात ध्यान में रखना कि ये जो सेंडअप्स का मटेरियल होता है ना वो फिर प्री बोर्ड में ऐसे एक दूसरे की जिद होती है, उनको मैं एक दूसरे की जिद कहता हूँ, एक ना आया तो दूसरा, दूसरा ना आया तो पहला आपके पास। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास यहाँ पर, लाइक वी कैन से दैट कि जो सेकंड चैप्टर है उसको देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल अहमद शेयर कर सकते हैं, मैंने उसको बोला भी था कि अहमद को बना दो, ठीक है, वो देख लेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके ओके। इसमें जो आ जाता है, पहले तो आपको ना इसके वो हैं बिल्कुल ऐसा ही शेयर हो जाएंगे, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, आपके हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट कोई मसला नहीं है यार। इसके ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, 12 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में ज्यादा कोई खास इतना नहीं होता, ठीक है, मतलब कि मेजर पोर्शन जो है वो चैप्टर 1 का होता है, ठीक है ये, लेकिन ये जो 1, 2 से लेकर 12 तक शॉर्ट क्वेश्चन हैं, दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि इसके अपने शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं मतलब कि आगे आगे जाता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कोई शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आप इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं इसको ब्लू से लिखूंगा, ब्लैक से इसके ऑपोजिट कर देता हूँ कि थोड़ा सा फर्क आ जाए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है इससे शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन कंडक्टर, ठीक है, इन कंडक्टर, ये जो है लाइक कह सकते हैं कि शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद आपके पास जो आ रहा है वो इफेक्ट, ये रेजिस्टिविटी और जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के ताल्लुक है, रेजिस्टिविटी और इसके साथ ये पेज नंबर पर जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, पहले नंबर पर तो एक ये लिख लो ना कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, स्लैश कर लो, ठीक है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये जो है ना क्वेश्चन शॉर्ट के लिए। दूसरा इसके साथ साथ जो है वो बेसिकली हमारे पास ना ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, इसके साथ साथ जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसी के साथ है, इसी का पार्ट है।
इसी का लाइक एक्सटेंडेड वर्जन है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो अल्फा हमारे पास होता है, ये बेसिकली हमारे पास आ सकता है, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है हमारे पास ऑफ फैक्ट ऑफ टेम्परेचर पास रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, ठीक है। ऐसे ऐसे इसको रेजिस्टिविटी को हटा लो, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी, ओके। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, ये दोनों के लिए, न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके साथ साथ फोर्थ पर देखते हैं कि फोर्थ पर हमारे पास क्या है, इसको देखेंगे आगे। पोटेंशियल डिवाइडर रियोस्टेट, ये ओहम्स लॉ इस तरह नहीं होता क्योंकि मैट्रिक में ये चीज हो चुकी होती है। कॉन्सेप्चुअल निकल आया तो एक अलग सी बात है, लेकिन टॉपिकल वे में डिस्कस नहीं करते हम इसे एफएससी लेवल पर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिवाइडर जो है ना, पोटेंशियल डिवाइडर, ये टॉपिक कहीं पर देखा हुआ मैंने, लेकिन मैं इसको नहीं कहूँगा। थर्मिस्टर में पीटीसी एनटीसी ये चीज़ है, ठीक है। आपके पास ना पीटीसी एनटीसी ये थर्मिस्टर वाला टॉपिक है। अब ये इसमें से क्या आता है अल्लाह आलम, मतलब कि क्या चीज़ है, लेकिन ये टॉपिक याद रखना कि मैं एपीएस के प्री बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन में ये क्लासेस नहीं दूंगा, ठीक है। तो तुम इन लेक्चर्स को जरा ध्यान में रखना, इन टॉपिक्स को ध्यान में रखना कि ये सेंडअप्स प्री बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही टॉपिक अगर के देखा जाएगा तो ये इसमें से लेट से नहीं आया तो फिर ये सेंडअप्स में प्री बोर्ड में रिपीट हो जाएगा, थर्मिस्टर हमारे पास, ठीक है, ओके। इसके बाद आपके पास क्या होता है, ये पीटीसी एनटीसी की दोनों की बातें होती हैं। और ये टॉपिक है एपीएस वालों को बड़ा फेवरेट टॉपिक है, दो टॉपिक्स एपीएस वालों को बड़े फेवरेट है। एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सप्लाई, इसमें ना एक शॉर्ट, इसका एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओपन सर्किट में आपके पास जो लाइक कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये बेसिकली ना ईएमएफ की वैल्यू से कम होता है क्लोज सर्किट में। लेकिन ऐसा कैसे होगा, ये जो है ना ये टॉपिक उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है कि इससे शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है ये टॉपिक, इस टॉपिक में से और ये एक मैक्सिमम पावर आउटपुट वाले टॉपिक में, इनमें दो में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इन दोनों को ग्रुप कर दूंगा, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी, आईएमएफ वाली कहानी बिल्कुल ऐसा ही है, आईएमएफ वाली कहानी मैंने सुनाई थी। इन टॉपिक्स को दोनों को मैं ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, और इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 30% कर देता हूँ, मतलब कि 30% इंपॉर्टेंट है, 70% इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई है, ये एपीएस वालों का फेवरेट टॉपिक है। सेंडअप्स में नहीं तो प्री बोर्ड में नहीं तो सेंडअप्स में, ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के देते हैं। और ये मैक्सिमम पावर आउटपुट वाला टॉपिक जो चैप्टर 15 में मैंने बताया था रेजोनेंस वाले केस में, ये दो टॉपिक इनके बड़े फेवरेट है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, परफेक्ट हो जाएगा। सो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई जो है वो आपने देखना है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई, इससे शॉर्ट क्वेश्चन निकालते हैं ये केस वाले, इनका बड़ा फेवरेट मशगला है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई। ये जो है ना, इससे शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है। इसमें कंडीशन दे देते हैं कि व्हेन विल बी द लाइक कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन, ये इस तरह से सवाल पूछते हैं घुमा फिरा के, तो जरा ध्यान में रखना। मैंने आईएमएफ वाली पूरी कहानी सुनाई थी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास जो है वो अगर कि हम लोग देखें, ये मैक्सिमम पावर आउटपुट वाला टॉपिक। आगे आ जाओ पेज नंबर 71 पर। ये बेसिकली आपके पास ना, इसको मैंने वो एक मुहावरे से समझाया था इस टॉपिक को कि पहले आपको पता होना चाहिए कि हर बैटरी के अंदर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और बाहर आपके पास लोड रेजिस्टेंस लगा होता है जिस तक आपके पास एनर्जी जाती है। तो अगर के बैटरी जो है वो लेट से फॉर एग्जांपल 100 वैल्यू की एनर्जी डिलीवर करना चाहती है, तो 0.1 जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस खा लेता है, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। और जो 99.99 है ये बेसिकली उस तक पहुंचेगी। तो बाहर वाला जो आपके पास लाइक कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू भी कम होती है। आप एक कंडीशन लेते हैं कि अगर के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस वक्त रेजोनेंस होता है। ऐसा रेजोनेंस वाला फिनोमेना आपके पास होता है, और ये चैप्टर 15 में भी रिलेट होता है, ये वहां पर भी एक्सप्लेन होता है कि आपके पास उस वक्त मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगी बैटरी की तरफ से, दैट वुड बी मैक्सिमम पावर थ्योरम भी कहा जाता है। मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम आउटपुट, ये इस तरह से लिया जाता है। तो बिल्कुल अहमद आप कर सकते हैं बेटा, थैंक यू। सो जी जी ओके, सो नई स्पीड में देख रहा हूँ ना, ठीक है। तो ये सी है, तो ये मैक्सिमम पावर आउटपुट इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। और आप कह सकते हैं
कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ओके जी यार, ये कॉल डायरेक्ट करते हैं ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है खुदा। ये बंदो अगला बंदा जो है मतलब कि किस हाल में क्लास ले रहा है, क्या कर रहा है, तुम डायरेक्ट कॉल करते हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट राइट। थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करो यार, बात को समझा करो, बात को ना किया करो कॉल मुझे, ठीक है। बात ये सारी की सारी, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये टॉपिक, इसको अगर कि आप इन दोनों टॉपिक्स को दरमियान से एक्सक्लूड भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 30% ये जो 2 पॉइंट्स है ना, इसको निकाल भी सकते हैं। और थर्मोकपल इस तरह का टॉपिक है, इस तरह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी प्रोबेबिलिटी 45% है, ठीक है। थर्मोकपल भी 45% है। अब कहते हो तो लिख देता हूँ, नहीं कहते तो नहीं लिखता, मतलब कि लाइक चांस की बात है, लॉन्ग में आ गया तो ठीक है। और सी बैक इफेक्ट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 70+ होती है, और वैसे जो नॉर्मल लॉन्ग क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 45, ठीक है। तो बस ये सीन है, ओके। समझो करो बात को, नहीं तो शेयर तो नहीं बोल सकता ना आप। तो ये थर्मोकपल जो है ना, ये लिख देता हूँ, चलो कह रहे लिख देते हैं, लिख देते हैं। थर्मोकपल इस तरह का है 45% वाला, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए। तो 45% फॉर लॉन्ग, ठीक है, इसको इस तरह लिखो। 45% नहीं, ये 9-10 के लेक्चर में भी ऐसी थी, इन क्लासेस में राइटिंग ऐसी ही होती है, पोलियो हो जाता है राइटिंग को। 45% फॉर लॉन्ग एंड 60% कर लेते हैं फॉर शॉर्ट। परसेंटेज बता देता हूँ कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर लाइक वी कैन से दैट कि इसको हम लोग थोड़ा साइड पे करें। बाकी पोटेंशियोमीटर थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर लिया जाता है, किरचॉफ का न्यूमेरिकल आ सकता है। किरचॉफ, बाकी आप जो पूछते हैं ना, किरचॉफ का न्यूमेरिकल आ सकता है या न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल, केवीएल, या फिर किरचॉफ में से अब शॉर्ट क्वेश्चन केसीएल का निकल सकता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा एमसीक्यूज के केसीएल इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है किरचॉफ करंट लॉ, और लॉ ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो ये 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इसके अलावा किरचॉफ से न्यूमेरिकल निकलने के चांस थोड़े होते हैं, अगर यहाँ ना निकले तो फिर प्री बोर्ड में, अगर ना निकले दोनों में तो फिर एमसीक्यूज और फिर शॉर्ट क्वेश्चन लाइक हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट इज लाइक कह सकते हैं बेस्ड ऑन किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। और इसी तरह हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज बेस्ड ऑन केवीएल या किरचॉफ वोल्टेज, ये इसको बात अपनी करनी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, परफेक्ट। सो ये सीन है, ठीक है। इसको हम लोग मतलब कि यहाँ पर देखते हैं तो क्या होगा कि किरचॉफ शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए कर देते हैं, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। किस्मत अच्छी हुई तो लॉन्ग के लिए आ जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। पूरी बुक में सबसे थ्योरी के लिए आसान है, न्यूमेरिकल में टफ टाइम देता है, ठीक है। इसमें टेक्निक्स होती हैं और ध्यान में रखना है। और जो पोटेंशियोमीटर है वो देख लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज मैं नहीं करूंगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर है, ये आ सकता है किसी भी टर्म्स में, लेकिन ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर डिवाइसेस हैं, ठीक है, रियोस्टेट और पोटेंशियल डिवाइडर की तरह। इस चैप्टर में 4 डिवाइसेस हैं। रियोस्टेट, रियोस्टेट के अलावा आपके पास आता है पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर के बाद आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके अलावा आपके पास आता है अपना पोटेंशियोमीटर। तो 4 डिवाइसेस को आपने देखना है, और 4 डिवाइसेस में से वैसे तो नॉर्मली पीबीए मटेरियल है ये पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, रियोस्टेट और पोटेंशियल डिवाइडर। आना नहीं चाहिए पेपर के अंदर, क्योंकि ये चीजें फिर पीबीए के अंदर आ चुकी होती हैं। तो एग्जामिनर को पता होता है कि थ्योरी की चीजें अलग हैं, पीबीए और प्रैक्टिकल की चीजें अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए आप हाईलाइट कर लो कि ये सीन है। लॉन्ग के लिए उमाइमा, मतलब क्या ना, मैं कहूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज उस तरह से नहीं है, मुझे लगता नहीं है। आसान सा है वैसे, इतना कोई मुश्किल तो नहीं, पढ़ तो सकते हो, लेकिन मैं अगर के लिख दूं तो फिर ज्यादा हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर आया हुआ है तो उस पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का न्यूमेरिकल भी आ सकता है, चांस है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये डिवाइसेस वाला केस है, ठीक है, डिवाइसेस वाला कि पीबीए प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल चीजें, ठीक है। तो ये उस पर बेस्ड होता है। रियोस्टेट, पोटेंशियल डिवाइडर 2 हो गई, और व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर 4 हो गई। ये डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये डिवाइसेस जो होती हैं वो पीबीए प्रैक्टिकल की तरफ चले जाते हैं। पेपर में जब बनाया जाता है तो एग्जामिनर को अंदर की बात बताता हूँ कि गाइड किया जाता है कि यार आपने पेपर को
लाइक थ्योरेटिकल पोर्शन से उठाना है, ठीक है। अब आपके पीबीए में चूंकि वो चीजें कवर हो चुकी होती हैं, तो फिर वो कहता है कि थ्योरी के टॉपिक्स को पकड़ा जाए, ठीक है। पेपर के लिए क्वेश्चंस मांगे जाते हैं, जो एफ6 एपीएस सेक्रेट होता है रावलपिंडी वाला, वार्म रीजन के लिए जब पेपर बनाता है, तो वो वार्म रीजन के टीचर्स को कहता है क्वेश्चन भेजो, ठीक है। हर सब्जेक्ट का जो लाइक एचओडी होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो अपने टीचर्स को फिर कहता है यार सवाल बना के दो। वो तो काम वाम नहीं करता, वो तो फिर लाइक मूडी बंदा होता है, ठीक है। मेरे साथ ऐसे हुआ, लेकिन होता बड़ा कोऑपरेटिव है, ये बात है, हमारा तो बड़ा कोऑपरेटिव है। उसने क्या करना, उसने सवाल हमसे बनवाने कुछ, वो तो खुद भी, हमारा लोग तो खुद भी करता है, लेकिन दूसरों को देखता था वो काम नहीं करते थे। तो वो सवाल लेकर क्या करते थे कि वो जो है बेसिकली सवाल पकड़ के आगे भेज देते थे। अब उनकी चॉइस है कि यार वो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस को अलग करके, प्रैक्टिकल तो वैसे पहले इस तरह होते ही नहीं थे पीबीए वाले ना, पहले प्रैक्टिकल तो पहली दफा सेकंड ईयर की पीबीए हो गए, इससे पहले तो कभी पीबीए नहीं हुए, एन की भी पीबीए नहीं हुए, मतलब किस तरह से नाइन्थ की और फर्स्ट ईयर की पीबीए तुम लोग दे के आ रहे हो, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट था। तो इस चीज में मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपना अंदाजा बताया है। अब ये बातें जो मैं तुम्हें कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें किसी टीचर ने की होंगी, क्योंकि टीचर कभी पेपर सेटिंग नहीं बताता, ठीक है। सब कुछ बता देगा लेकिन पेपर सेटिंग नहीं बताता। बाकी मैंने कौन सा कवर में लेके जानी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार ये बातें होती थी 5-6 साल, 5 साल मैंने देखी है, सुनी है, यार ये इस तरह कहते थे, ठीक है। फिर वो अलग कर देते थे कि यार ये चीज प्रैक्टिकल से उधर हो चुकी है, तो फिर दोबारा, तो मैंने कौन सा कुछ अपने साथ कवर में लेके जानी, तो मैं बता रहा हूँ कि यार ये होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखें, परफेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ तक, मतलब कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स भी कुछ रिवाइज करा दिए हैं। टाइम आपके पास जो है वो थोड़ा कम था, ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा वो किया है। आपके 2 चैप्टर्स जो हैं वो हमने इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह कवर कर लिए। अब इसका स्क्रीनशॉट अच्छा सा ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह जिसका मैंने आपसे वादा किया है आपको ट्रायल कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं बेटा, वो फिर लाइक कह सकते हैं डिटेल्ड होती हैं। उसमें सिर्फ ये एक टॉपिक भी जो है ना 2-2 3 दिन ले लेता है। इनफैक्ट ये जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का टॉपिक है 4 दिन में करवाया था, बुक वाला कराता तो 30 मिनट में हो जाता था सारा, ठीक है, आधे घंटे में हो जाना था। लेकिन इसके लिए आपके पास, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। मेरा इंटरनेट स्लो है, वीडियो नजर नहीं आ रही, कोई मसला नहीं है, स्क्रीन पर तारा बेटा तुम्हारा नेट का मसला है, ठीक है। तारा बेटा तुम्हारे नेट का मसला है, ठीक है बच्चे। तो नेट जब आपका स्लो होता है या आपकी डिवाइस के पीछे बैकग्राउंड ऐप चल रही होती है, तो फिर स्ट्रीमिंग क्वालिटी इफेक्ट होती है, आप उससे वो नहीं कर सकते। मेरी तरफ से मसला होता तो वो हो जाएगा। मैं आपको बेटा एआई कैमरे से तस्वीर लेके भेज रहा हूँ, आप टेंशन ही ना लो यार, क्यों टेंशन लेते हो सर, मैं किस यार, जब जिस चीज का वादा किया वो वादा इंशाल्लाह पूरा करेंगे आपसे। 9-10 वाले बच्चों के साथ वादा किया हमने, ठीक है, ओके। इतनी क्लियर पिक्चर होगी ना, खुद भी हैरान हो जाओगे। इसको जूम भी करके देखो तो एक एक डॉट नजर आएगा तुम्हें, ठीक है। ये याद रखोगे तुम कि ओ हो भाई गॉड, ठीक है। इसको जरा जूम करके देखना फिर मुझे बताना। इन बच्चों के लिए, बैच के बच्चे तो रेगुलर वो करते हैं, लेकिन एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। अभी एमसीक्यूज भी पास पेपर की भी मिल चुके हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें हमें